उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के कई मायने हैं और ख़ास तौर पर अगर हम दलित राजनीति की बात करते हैं तो इस लोकसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली। बसपा सुप्रीमो मायावती को देश में दलितों की सबसे बड़ी नेता माना जाता है और कांशीराम की इस शिष्या को ये इस रूप में भी देखा जाता है कि कई बार वो किंग मेकर की भूमिका में केंद्र सरकार में भी होती है। बहुत सारे एमपी आए, कई बार कई चुनाव में अपनी धमक भी दिखाई, दूसरे राज्यों से भी एमपी आए, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में एक भी सांसद निर्वाचित नहीं हो पाया। पिछले विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति थी। पूरे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मात्र एक एमएलए बसपा का जीता था। दलित राजनीति करवट बदल रही थी, अंगड़ाई ले रही थी और ये इस वजह से ले रही थी कि पिछले 10 साल में मायावती पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लग गया था। पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ नहीं हुआ, उससे पहले विधानसभा में कुछ नहीं हुआ, पिछले लोकसभा चुनाव में 10 एमपी आए थे लेकिन इस बार 0। इस लोकसभा चुनाव में दलितों की सबसे बड़ी देश की नेता मायावती की पार्टी का सूर्य लगभग अस्त हो गया। लेकिन मायावती की पार्टी बसपा का सूर्य अस्त हो रहा था और दूसरी तरफ दलितों के एक बड़े नेता चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण का उदय हो रहा था। एक नई दलित राजनीति जन्म ले रही थी और जो पिछले 10 साल से जो दलित कसमकस में थे, जो दलित सियासत अंगड़ाई ले रही थी, उसने इस लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से करवट बदल ली। चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण नगीना जैसी कॉम्प्लिकेटेड लोकसभा सीट से अपने दम पर भाजपा सपा बसपा को हराकर चुनाव जीत गए। चंद्रशेखर रावण का नाम सभी जानते होंगे। चंद्रशेखर रावण दलित चेतना के एक बिल्कुल अग्रदूत की तरह पिछले 10 साल में उभरे हैं और चंद्रशेखर रावण ने नगीना सीट को किस तरह से जीता और अब दलित राजनीति में, खास तौर पर पश्चिमी यूपी की दलित राजनीति में अपना किस तरह से स्थान बनाया, उसके आने वाले दिनों में क्या महत्व होंगे और चंद्रशेखर रावण का झुकाव कौन सी विचारधारा के साथ जाएगा और मायावती का क्या होगा, मैं भी आपको सभी चीज़ें विस्तार से बताने वाला हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण का जन्म 1986 में छुटमलपुर यानी सहारनपुर जिले के एक छोटे से कस्बे में हुआ था और पिता की मौत के बाद उनकी विचारधारा पूरी तरह से बदली। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत बनकर वो आगे बढ़े और 2014 में भीम आर्मी की स्थापना की। भीम आर्मी की स्थापना करने का उनका उद्देश्य ये था कि जो वंचितों दलितों के जो बच्चे साक्षर नहीं हो पाते, शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते या आर्थिकी बहुत कमज़ोर होती है, शिक्षा के लिए पैसे नहीं होते हैं, शिक्षा ग्रहण करनी होती है, पढ़ाई करनी होती है, उनके लिए भीम आर्मी ने बहुत सारे स्कूलों को संचालित करना शुरू किया। मुफ्त शिक्षा देने का काम जब भीम आर्मी ने शुरू किया तो भीम आर्मी चर्चा में आने लगी। चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण एक राजनीति का परिदृश्य है, उस पर भी अपनी दस्तक देने लगे। इसी बीच में एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक हिंसा सहारनपुर में हुई, उन पर एनएसए लगा दिया गया और एनएसए में उनको फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत दी, उनको जमानत दे दी, लेकिन उन पर बहुत सारे मुकदमे डाल दिए गए। इसके बाद उन्होंने सीएए का विरोध करते हुए जंतर मंतर दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, जेल भेजा, लेकिन वो वहाँ से भी जमानत पर छूट आए। उसके बाद चाहे महिला पहलवानों का दिल्ली में समर्थन करने की बात हो, चाहे जयंत चौधरी के कंधे से कंधा मिलाकर खतौली उपचुनाव में चलने की बात हो, चाहे अखिलेश पर भरोसा करने की बात हो, चाहे प्रियंका गांधी के विश्वास पर खरा उतरने की बात हो, चंद्रशेखर रावण ने खास तौर पर अब तक किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। उसके चरित्र में कहीं विश्वासघात जैसा नहीं दिखा। एक दलित आक्रामक युवा तुर्क और दलित राजनीति का नया खलीफा बनकर आज इसीलिए चंद्रशेखर रावण सबके सामने आ गया है। उनको अखिलेश यादव ने भी कमिटमेंट किया था कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे और प्रियंका गांधी ने भी किया था। दोनों ने जब कमिटमेंट तोड़ दिया तो और जयंत अपनी आरएलडी के साथ भाजपा के साथ चले गए तो उनके सामने कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने नगीना लोकसभा चुनाव लड़ने की ठानी और किसी के दम पर नहीं, केवल अपने दम पर उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से वो काम किया और अप्रत्याशित चुनाव परिणाम वहाँ पर सामने आए। 1.5 लाख से भी ज़्यादा मतों से वो वहाँ से चुनाव जीत गए और भाजपा को बुरी तरह से परास्त किया। बसपा की तो बात ही छोड़ दीजिए, जितना पोलिंग परसेंटेज हुआ है उसमें मात्र 1.5% वोट ही बसपा को मिले हैं। समाजवादी पार्टी के धुरंधर भी बहुत किनारे पर, हाशिए पर चले गए। कुल मिलाकर इस जीत ने चंद्रशेखर रावण को दलित राजनीति का एक नया खलीफा बना दिया है। अब चूंकि बसपा बिल्कुल यहाँ पर एकदम खत्म होने के कगार पर हैं और चंद्रशेखर रावण निर्वाचित हो गए हैं अपने दम पर लोकसभा के लिए, तो पश्चिम की खासतौर पर सारी दलित राजनीति अब चंद्रशेखर के इर्द गिर्द ही रहेगी। मैं नया खलीफा इसलिए भी कह रहा हूं कि बसपा से मोहभंग होने के बाद दलितों को एक ठोर चाहिए था, एक शिविर चाहिए था, जो चंद्रशेखर रावण के रूप में मिल गया है।
लोकसभा का एमपी ही होता है, उसका बहुत महत्वपूर्ण होता है, अपनी बातों को सदन में रख सकता है, अपनी बातों को केंद्र सरकार के कानों में डाल सकता है, अपनी बात को मनवा सकता है, विशेषाधिकार के तहत बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, अपने समाज के लोगों की बात सदन में उठा सकता है, रख सकता है, सरकार को मजबूर कर सकता है। अभी तक वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे तो सारा का सारा आंदोलन सड़क पर होता था, लेकिन अब वो सदन के भीतर भी अपने उस समाज की बात उठाएंगे, उस समाज की बात करेंगे जिस समाज से वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो बस इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा इतना ही मकसद था कि नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण, जिस युवा तुर्क ने यहाँ पर जीत दर्ज की है, वो दलित राजनीति का नया खलीफा बनकर पश्चिमी यूपी में उभर कर सामने आया है। और जैसा मैंने उसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी बताया कि उसकी पृष्ठभूमि भी संघर्ष से परिपूर्ण रही है, और अब देखना यह है कि खत्म होती बसपा को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ संजीवनी मिलती है, या जिस रास्ते पर बसपा चल पड़ी है खत्म होने के, वो आगे चलकर पूरी तरह से खत्म होकर उसका वोट चंद्रशेखर रावण के पास तो ट्रांसफ़र नहीं होता, उसका वोट कांग्रेस के पास तो ट्रांसफ़र नहीं होता। ऐसी बहुत सारी संभावनाएं बनी रहेंगी, लेकिन कुल मिलाकर दलित राजनीति का जो एक मुख्य केंद्र होगा वो चंद्रशेखर रावण होगा।